अगर हम लोग देखें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो कहानी एकदम सिंपल है। वो कहता है कि हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिलेटेड पार्टीज के साथ हो सकता है, इसके लिए ऑडिटर ने उसको चेक करना ज़रूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क अचीव करने के लिए ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि वो रिलेशनशिप बैलेंसेस ट्रांजैक्शंस बराबर से डिस्क्लोज करे गए हैं या नहीं। इसके लिए वो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू आइडेंटिफाई, असेस एंड रिस्पॉन्ड वेदर द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, ट्रांजैक्शंस एंड बैलेंसेस हैव बीन डिस्क्लोज्ड और नॉट। इसके साथ साथ ही शुड ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी प्लस ऑल्सो कंसिडर द फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कि कहां क्या क्या फ्रॉड्स हो सकते हैं। But owing to inherent limitations in the audit, the auditor cannot identify or detect all the material misstatements present in the related party transactions. Why? Because number one, management itself is unaware, or because there may be a high degree of manipulation or collusion among the employees. So therefore, we cannot detect the related parties transactions or the material misstatements. Therefore, it is advised to the auditor to maintain the highest degree of professional skepticism. खत्म, इतना लिखा हुआ था। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करते हैं, दैट इज एसए नंबर 560, जो बात करता है अबाउट व्हाट सब्सिक्वेंट इवेंट्स। दोस्तों एकदम ध्यान से सुनना, ये भी स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा है, इजी है, बट इंटरेस्टिंग भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये स्टैंडर्ड पढ़ते समय आपको AS4 भी आपको आना चाहिए। यू नो व्हाट इज AS4? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट? तो AS4 और ट्राई टू अंडरस्टैंड SA 560, ये दोनों साथ में हैं। लॉजिक वापस से देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये स्टैंडर्ड्स का लॉजिक दे रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, ये स्टैंडर्ड क्यों आया पल्ले नहीं पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा, वाई आर वी स्टडिंग SA 550 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, व्हाट वाज द नीड? बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर रिक्वायरमेंट थी कि उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, इसके लिए अपन ने उसको चेक करना चाहिए। देयरफॉर द स्टैंडर्ड SA 550, हाउ यू विल प्रोसीड अबाउट इट। सेम वे में सब्सिक्वेंट इवेंट होता है नहीं होता, क्या फर्क पड़ता अपने को? डज इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? डज इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सब्सिक्वेंट इवेंट होता नहीं होता? तो फिर वो बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अफेक्ट होता या नहीं होता, इसके लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जाके पूछो ना यारो। एंड देन कम इनटू पिक्चर व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। दो टाइप के इवेंट्स को मद्देनजर रखता है वो, एक तो एडजस्टिंग इवेंट्स एंड दूसरे है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। एंड फिर अब कोई इवेंट एडजस्टिंग हो या नॉन एडजस्टिंग हो, अकॉर्डिंगली कोई इवेंट बैलेंस शीट डेट के होने के बाद भी आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका इफेक्ट देना पड़ता है या नहीं पड़ता? हाँ, तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो अब वो एडजस्टमेंट बराबर से हुआ है नहीं हुआ है, वो आपको चेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ, तो इसीलिए कौन सा ऐसे आया SA 560 that tells you as an auditor कि देखो यारो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ऐसा ऐसा कहता है, उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है, तो आपने SA 560 को फॉलो करना है और वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है या नहीं, यू हैव टू चेक, बिकॉज इफ दे डोंट, योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। बात आई समझ में? क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग नया स्टैंडर्ड 560? आई बात समझ में? राइट। अब यहां पे आराम से स्क्रीन पे देखते रहना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, दो चीजें हैं यहां पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात करें तो। एक तो है इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैंने आपको यहां पे उसका ये भी दिखा है, टाइमलाइन भी। 31 मार्च को क्या हो गया, बैलेंस शीट डेट है ना 31 ऑफ मार्च, एंड इमेजिन करो 12 जून को मैंने क्या दे दिया है यहां पे, ऑडिट रिपोर्ट मैंने इश्यू कर दिया है। Any difficulty till here? No. So अब यहां पे ये जो पीरियड है is nothing but what relating to the first part of my standard SA 560, that is events occurring between balance sheet date and the date of audit report. Second part क्या कहता है, facts known to the auditor after the date of report. तो 12 जून के 12 जून को मैंने ऑडिट रिपोर्ट दी ना, उसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो मुझे मालूम पड़ी। आई बात समझ में? तो मैंने ना एकदम सिस्टमैटिक चार्ट बनाया इसका, स्टैंडर्ड के दो जो मेन पार्ट्स है वो लिख दिए, फिर नीचे उसका टाइमलाइन बना दिया और उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है उन जोन्स के नीचे लिख दिया।
तो अब अपने को मालूम है कि जो भी घटना यहां हुई उससे रिलेटेड अपने को ये करना है, जो भी घटना यहां घटी है उससे रिलेटेड अपने को ये करना है, खत्म ना यार। अरे हेलो, कितना इजी है, स्टैंडर्ड बस ऐसे ही पढ़ना है, एकदम मस्त प्रोसीजर है, पढ़ना है रिलैक्स मोड में एकदम। आई बात समझ में? राइट। सो अब हम लोग पढ़ते हैं ऐसे 560। बिना अभी जितना भी अपन ने पढ़े, आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड में दो बातें हो रही, दो इवेंट्स हो रहे, कुछ क्या है? एक इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, करेक्ट है। और दूसरा क्या कहता है? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब क्या कहेंगे? फैक्ट्स नोन टू द ऑडिटर आफ्टर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक क्या है? इवेंट्स विच आर ऑकर्ड बिटवीन दिस बैलेंस शीट डेट एंड द ऑडिट रिपोर्ट्स डेट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट। इजी है एकदम, वेरी वेल। सो अब बस करना क्या है? आराम से एकदम समझना है, रिलैक्स में एकदम। सो अब यहां पे आपको दिख रहा है 31 मार्च से लेके 12 ऑफ जून तक ये पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है? इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। सही जा रहे एकदम। अब इस पीरियड में जो भी घटना घटी उसके बारे में अपने को बातचीत करनी है। सो नंबर 1, you have to obtain sufficient appropriate audit evidence that all subsequent events have been identified. अब पहले मैं आपको है ना कुछ चीजें समझाता हूं, मैं आपको बेस, थोड़ा बेस, नहीं तो आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, बाउंसर जा रहा है सब, है ना बाउंसर जा रहा था ना, नहीं समझ रहा था ना, थोड़ा थोड़ा तो पूछेगा कौन? सर वो ऐसा है एक्चुअली कि आप टीचर हो ना, तो आपने हमारी शक्ल देखनी चाहिए, और हमारे शक्ल से अगर पता चलता है ना कि उड़ रहा है सब दिमाग के ऊपर से, तो फिर सर आपने ऐसे कुछ तो भी समझाना चाहिए। ऐसा मत करो, ठीक है ना? इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, यू हैव टू मेक श्योर यू आस्क अगेन। ओके, बहुत बढ़िया, मतलब टैलेंट है मेरे में वैसा, शक्ल देख के इंसान को जज करता हूं समझा ना या नहीं समझा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ध्यान से सुनिएगा, फालतू टाइम बर्बाद किया, पहले पूछ लेते तो और अच्छे से समझाता था। AS4, यहां पे AS4 के हिसाब से पहले तो लिख लेते हैं, क्या है भाई, नहीं अभी लिख ही लेते हैं ना। AS4 ये किसके बारे में बात करता है? इवेंट्स ऑकरिंग, ये कभी पढ़ा है क्या बचपन में? थैंक यू। सो इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इसके अंदर हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा आपको, दो इवेंट्स होते हैं, एक है एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मतलब आपने पढ़ा होगा, जैसे ये आपका फाइनेंशियल ईयर, ये मार्च, एंड दिस पीरियड इज आफ्टर बैलेंस शीट डेट, द वन विच इज हाईलाइटेड, करेक्ट है? अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए द कंडीशन इज व्हाट? द कंडीशन शुड बी एग्जिस्टेंस शुड बी इन, एक ऐसे कुछ पढ़ा है क्या? द कंडीशन शुड बी इन एग्जिस्टेंस on the or on or before बैलेंस शीट डेट। ऐसा कभी पढ़ा है आपने? कंडीशन शुड बी प्रेजेंट। हाँ, वेरी गुड सर, आप थोड़ा समझ रहा है सर जरा, वेरी गुड। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, डेटर्स, डेटर मिस्टर ए, रिसीवेबल ₹5 लाख। 31 मार्च को कंडीशन थी 5 लाख रुपए उससे आने थे, कोई दिक्कत है? नहीं। सो एज ऑन 31 ऑफ मार्च था ना वो, बोलो ना, ही वॉज देयर। अब आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड बिफोर ऑडिट रिपोर्ट एक घटना घट गई, और यहां पे अपने को पता चला कि मिस्टर ए इज नाउ इंसॉल्वेंट।
बोलो yes or no. So this was the event that occurred after balance sheet date. So is it an adjusting event or a non-adjusting event? It is an adjusting event. And because of this event, guys, because of this event, even though the condition was present as on balance sheet date, we know it before audit report that Mr. A is now insolvent. We will make an adjustment as on 31st of March. बुक्स में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. अरे बोलते क्यों नहीं यस और नो? यस. तो अब यहां पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब क्या? आप डायरेक्टली बैड डेट्स आप दिखा दोगे ना. बोलो यस और नो. यूल डायरेक्टली शो दैट 5 लाख का बैड डेट्स हो गया करके, क्योंकि अपने को सब्सिक्वेंटली पता चला है कि ये डेटर क्या है? बैड है. तो एज ऑन दिस डेट बता दो ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिसीव्ड करके, क्योंकि अपने को मालूम है फ्यूचर में इससे पैसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वी नो नाउ ना. ये बोलो ना यस और नो. यस. अब दूसरा होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट. कहानी सेम है. यहां पे मार्च, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर फाइनेंशियल ईयर. एंड अब यहां पे दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा. यहां पे मेरी बिल्डिंग है, बराबर. ये मेरा क्या है? सब्सिक्वेंट पीरियड है. यहां पे वापस एक इवेंट हो गया, अर्थक्वेक आया. नहीं हंस क्या रहे हो? सीरियस मैटर है. अर्थक्वेक आया एंड दिस बिल्डिंग गॉट व्हाट? कोलैप्स्ड. So building is no longer there. बोलो yes or no. Was it there on 31st of March? Yes. तो क्या अपन 31st of March को लैंड एंड बिल्डिंग जीरो दिखा देंगे क्या? Since it is damaged, destroyed? No. 31 मार्च को थी ना. So here you will make no adjustment. अरे हेलो, समझा क्या? नहीं समझा? Yes ना. और इसी के अंदर गोइंग कंसर्न वाली भी बात करते हैं अपन, वो आगे पढ़ेंगे ऐसे 570 में. बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? अब यहां पे आप जरा गौर फरमाएंगे तो यहां पे कुछ इवेंट्स का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ इवेंट्स का आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता है. अब सोचिए अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है, पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सोचिए अगर कोई इवेंट एडजस्टिंग है बट उसका एडजस्टमेंट आपने नहीं किया, ओह, तो क्या हो जाएगा? Will your financial statements give true and fair view? No ना. कोई इवेंट नॉन एडजस्टिंग है बट उसका आपने एडजस्टमेंट कर लिया, Will your financial statement give true and fair view? मतलब जहां एडजस्टमेंट होना चाहिए वहां होना चाहिए, जहां नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए. ये कहता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4. ऑडिट अगर पढ़ना है ना मेरे दोस्तों, तो आपको अकाउंट्स में भी बहुत होशियार होना बहुत जरूरी है. जो व्यक्ति अकाउंट्स में होशियार, वही व्यक्ति ऑडिट में बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि ऑडिट करना किस पे है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. आई बात समझ में? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑल दी अकाउंटिंग प्रोविजंस ऑल्सो, देन यू विल बी अ गुड ऑडिटर. आई बात समझ में? राइट. यहां तक कुछ दिक्कत है क्या आपको? नहीं. अब दोस्तों यहां पे आप समझो, अगर आपको ये हो रहा है या नहीं, इसका कंप्लायंस, वापस जैसे मैंने उसके लिए लिखा था ना रिलेटेड पार्टीज के टाइम पे, वैसे लिखता हूं. इसका कंप्लायंस होना या नहीं होना चेक करना जरूरी है क्या? अगर इसको आपने कंप्लाई किया तो वी से इट इज व्हाट? ट्रू एंड फेयर. अगर इसको कंप्लाई नहीं किया तो इट इज व्हाट? नॉट ट्रू एंड फेयर. तो इज इट अफेक्टिंग द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ योर अकाउंट्स? So is it necessary for us to check whether these events after balance sheet date and before giving audit report has been properly adjusted or not adjusted as the case may be? बोलो देखना जरूरी है या नहीं है? हाँ. अब थोड़ा दिमाग में कुछ पल्ले पड़ा होगा कि हम लोग अब यहां पे एसे नंबर 560 को क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है ऐसा होना चाहिए. तो ऐसे कहता है कि भाई, ऐसे कहता है क्या
कि इसको हुआ है या नहीं, ऑडिटर तू चेक कर ले। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग द बेस ऑफ वाई वी स्टडिंग एस ए 560, वाई द स्टैंडर्ड केम इनटू पिक्चर? ये बोलते क्यों नहीं? यस। सो अब इतना ज्ञान देने के बाद मैं वापस से आता हूं अपने इस पार्ट पे, और फिर अब मैं अपनी ऑडिट प्रोसीजर पे चर्चा करता हूं। नाउ यू नो दैट आफ्टर बैलेंस शीट डेट अगर कोई इवेंट हो गया है तो आपको उसको एक तो एडजस्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एज द केस में बी, डिपेंडिंग अपॉन द इवेंट। बराबर के नहीं? तो उसको चेक करना अपने को जरूरी है या नहीं है? अरे बोलो, है ना? तो इसके लिए अब स्टैंडर्ड आपको बताता है कि हाउ विल यू डू इट। एंड हाउ विल यू डू इट? नंबर 1, यू हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन, अब स्क्रीन पे देखिएगा, now you have to obtain sufficient and appropriate audit evidence that all subsequent events have been identified। भाई पहले तो आप एविडेंस ले लो कि जो भी घटनाएं बैलेंस शीट डेट के बाद घटी है, जो आपने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड रखती है, क्या वो सारे के सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं या नहीं हुए? बात आई समझ में आपको? यू हैव टू ऑब्टेन दैट एविडेंस। जमा क्या यहां तक आपको? बोलो यस और नो? यस। सो फर्स्ट यू टेक ऑल दैट एविडेंस कि उस पीरियड में जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं वो सारे इवेंट्स आपने आइडेंटिफाई करे नहीं करे। देखो एडजस्टमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बात की बात है, पहले भैया ढूंढ तो लो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या हुए थे करके। आई बात समझ में? बोलो यस और नो? यस। सिंपल सी बात है यार, अगर आप समझ लो आपको टेलीफोन का बिल, सिंपल एकदम छोटू सा एग्जांपल, मार्च का बिल आपको मिला अप्रैल में। टेलीफोन का बिल मार्च का आपको मिला कब? अप्रैल में। लॉजिकली अगर मान लो आपका बिलिंग साइकिल भी 1 मार्च से 31 मार्च है, आपको बिल के डायरेक्ट 31 मार्च को मिलेगा क्या? इट विल कम ऑन 2 और 3 अप्रैल टू यू, बिल बन के। 3 अप्रैल वो तो अगले साल आ गया ना, सब्सिक्वेंट इवेंट। बट ये कंडीशन किससे रिलेटेड है? टू दिस ईयर। तो आपको प्रोविजन फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो, प्रोविजन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट। समझा नहीं समझा? सिंपल सी बात है। तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस, जो भी पेमेंट्स, व्हाटएवर इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद हुई है, बट आपको लगता है कि उसका कॉग्निजेंस अपन ने इस फाइनेंशियल ईयर में लेना चाहिए, तो पहले ऑडिटर साहब, ओ ऑडिटर साहब, आपने क्या करना चाहिए? पहले वो सारे इवेंट्स को भाई तू ढूंढ ले। जब तू ढूंढ लेगा ना तभी तो पता चलेगा वो एडजस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। बट भाई पहले ढूंढ तो ले एटलीस्ट। नहीं मैं देखेगा एडजस्ट हुआ या नहीं हुआ है। अरे भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तू पहले ढूंढ तो ले। नहीं सर, अरे समझ रहा है क्या? समझा क्या? Yes, very good. So first we have to obtain sufficient appropriate audit evidence that all those events have been identified. Number 1. Number 2, no additional procedures need to be performed on the areas where audit procedures already performed provide satisfactory conclusions. अगर अपन ने कोई एरिया ऑलरेडी देख लिया है और उसमें अपने को पता है कि भाई कोई सब्सिक्वेंट इवेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो अपने को और कुछ करने की जरूरत नहीं। मतलब आप समझो, ऐसे क्या कहता है, तुम्हारे अगर नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में तुमने ऑलरेडी वो चीजें कवर कर ली होगी तो तुमको और स्पेसिफिकली वापस से वो करने की जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल। वो कहना चाहते हैं स्टैंडर्ड में लिखा है ठीक है, बट अगर तुमने ऑलरेडी ये कर लिया है ना तो भाई वापस मत करना। क्या करके वापस मिलेगा क्या तेरे को? कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? तो इसलिए ऐसे बोलता है अगर तुमने नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर्स में ये चीजें कर ली होगी, बराबर के नहीं, तो भाई तेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं है। एंड देन हाउ विल यू फाइंड आउट वेदर ऑल सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और नॉट? तो पहली चीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट ने AS4 को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो मैनेजमेंट ने ये सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मैनेजमेंट इधर आओ। ये बता रहे तुमने कैसे निकाला, मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? शातिर एकदम एकदम स्मार्ट बनने का। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या मैनेजमेंट को AS4 फॉलो करना पड़ेगा क्या? हां सर।
तो व्हाट टू डू, मेरे को मालूम है मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये एक्टिविटी करके रखी हुई है। मैनेजमेंट जरा हो, अपन उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? डू वी हैव द राइट टू आस्क इंफॉर्मेशन? यस, आजा भाई, सवाल जवाब करेंगे कुछ, बराबर के नहीं? राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन है, पढ़ा हुआ है अपन ने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया ना, अब पूछता हूं, तुमने सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई किया? यस सर। कैसे किया? वो भी जान लूंगा मैं। सो फर्स्ट, understand how management identifies subsequent events. Then, inquire of management of any event that might affect. Fine. कोई event adjusting है क्या? फिर उसको पूछने का, सारे आइडेंटिफाई कर लिया? अच्छा, ओके ओके। ऐसा कोई इवेंट तुमको मिला क्या जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट करनी थी? एडजस्टिंग इवेंट कोई मिला क्या? वो भी उनको ही पूछ लो। फिर क्या हुआ, अपन मिनट्स देखेंगे बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसमें भी आपको कोई पता चलेगा ना कि कुछ डिसीजंस मैनेजमेंट ने लिए हैं या नहीं लिए हैं। एंड देन लास्ट में क्या कहता है, रीड द लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब अगले साल के इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं आपको। आई बात समझ में? बेसिक चीजें करी अपन ने। यहां पे पहले क्या किया अपन ने, मैनेजमेंट को पूछा हाउ डिड यू आइडेंटिफाई, वी अंडरस्टैंड दैट। देन वी आस्क मैनेजमेंट डिड यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट्स दैट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। नंबर 3 अपन ने क्या किया, मिनट्स चेक किए और लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया, खत्म। यस। फिर उसके बाद अपन ने ये सब चीजें जान के अपन ने पता कराया कि इनमें सही में कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत थी या नहीं थी, और अगर थी तो क्या वो प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करी या नहीं करी। सो सिंपल गाइस। AS4 अगर समझा होगा ना तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि वो हुआ है या नहीं हुआ है। AS4 में जो कहा है वो हुआ है या नहीं हुआ है, वही तो अपने को ऐसे 560 में चेक करना है। बट सिंपल है, कैसे चेक करना है भाई? ऑडिटर सारे एविडेंस देख ले कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करे या नहीं करे। आई बात समझ में? वो कहता है आपको आगे कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने पहले जो काम किया है उसमें आपने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा तो। और आप ये कैसे करोगे? नंबर 1, यू आस्क द मैनेजमेंट वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड और हैव यू आइडेंटिफाइड ऑल द इवेंट्स। नंबर 2, ask them does any subsequent events identified by you requires adjustment. Read the minute books, read the latest interim subsequent financial statements and identify ki whether any adjustment is required and if required whether it has been properly reflected. कितना इजी है। दैट इज ऐसे 560। दिमाग खुला करके अगर पढ़ोगे ना तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आई बात समझ में? यस, ओके। और अपन रेगुलर बैच में फिर क्या करते हैं, इसको रोज रोज रिवाइज करते हैं ना, तो फिर बच्चे के दिमाग में वो कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली छप जाता है। ये मैजिक है। अब यहां पे अगला इवेंट क्या कहता है, फैक्ट नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद आपको क्या पता चला है, कुछ एक घटना आपको पता चली है, बराबर कि नहीं? और इसमें क्या हो सकता है, ध्यान से देखना, यहां पे फैक्ट बिकम्स नोन टू द ऑडिटर में कॉज टू अमेंड द रिपोर्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं बाद में पढ़ूंगा, बट पहले क्या लिखा हुआ है, ऐसी घटना के बारे में मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद कि अगर ये ज्ञान मुझे पहले मिला होता ना तो मैंने जो ओपिनियन दिया है ना शायद मैं वो ओपिनियन नहीं देता। आई इशूड माई ऑडिट रिपोर्ट। After issuing audit report, I came across a fact. If this fact was known to me before issuing the audit report, my opinion would have been different from what I actually gave now. एक बार हिंदी में बोलो अभी। हाँ सर, बहुत इंग्लिश बोल रहे हैं ना आप कल से। मेरे को कुछ जानकारी प्राप्त हुई, मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई। कभी प्राप्त हुई? ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद। और यही जानकारी अगर मुझे ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के पहले, मतलब 12 जून के पहले अगर प्राप्त होती तो शायद मेरा ओपिनियन कुछ
अलग होता जो मैंने अभी दिया है उससे। तो ऐसी केस में क्या करने का? कुछ नहीं करने का, सिंपल है, कुछ नहीं। डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। भाई देखो ऐसा पता चला है, क्या करने का है? डज फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम अमेंड करने वाले हो? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होंगे तो मेरा ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट भी वैलिड नहीं रहेगा, ओपिनियन भी चेंज होएगा। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने वाले हो क्या? और अगर करने वाले हो तो लास्ट में कैसे करोगे? हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू डू इट। खलास, समझा क्या करने का? इवेंट आइडेंटिफाई किया आपने, जिसकी वजह से आपका ओपिनियन क्या होगा? चेंज होगा, ऐसा लगता है आपको। तो अपन ने कुछ नहीं करने का, जाने का मैनेजमेंट के पास, ए सुन मैनेजमेंट, ऐसा मिला है मेरे को, ज्ञान मिला है, तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने वाला है क्या? बोलो, करने वाला है? हाँ, तो फिर अपना ओपिनियन चेंज, बोलो यस सर। करने वाले हो तो हाउ डू यू इंटेंड टू डू इट, वो भी बता दो, फिर उसके हिसाब से अपन अपना ओपिनियन देख लेंगे ना बाद में। फिर उसके अंदर इन्होंने 2 पॉइंट्स ऐड किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इशूड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। ये क्या मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड एंड नॉट इशूड का? इशूड मतलब ऑलरेडी नोटिस जा चुके हैं जनरल मीटिंग के लिए, और वो मेंबर्स तक अपन नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी देते हैं ना। कभी आपने वो कंपनी के, अगर आपके पापा मम्मी को ब्रदर सिस्टर अगर कोई शेयर होल्डर होंगे किसी भी कंपनी के, तो घर पे एनुअल रिपोर्ट आती है, अपन ने देखी भी थी ना, आजकल मेल पे भी आती है और ऐसे भी आ जाती है। आपको बताया था ना मैंने एचसीसी का एनुअल रिपोर्ट। कितने गया हो? होगा यहीं कहीं, कहाँ जाएगा? ये ऐसा प्रॉपर एनुअल रिपोर्ट आता है, ऐसा प्रॉपर प्रिंट होके आता है, जिसमें आपको दिखेगा कंपनी लेटर, इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट डिस्कशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बोर्ड रिपोर्ट, स्टैंड अलोन ऑडिटर्स रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, सब कुछ आता है आपको एनुअल रिपोर्ट बकायदा। मतलब अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिए है मेरे को, मतलब क्या हो चुके हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड, लोगों तक पहुंच गए, या तो नॉट इशूड, अभी तक नोटिस देना बाकी है, ऑडिट रिपोर्ट दे दिया है बट अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने इशू किए हुए नहीं है। बट वॉट एवर बी द केस, यहां पे सिचुएशन सेम ही रहेगी। आई बात समझ में? बोलो यस और नो। दिख रहा है ना आपको? दोनों केस में कंटेंट आपको सेम ही दिखेगा। सो अब आप लोग ये पढ़ लेंगे, आपको थीम समझ में आएगा क्या है, स्ट्रक्चर समझ में आपको क्या करना है आपको। तो ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, जरा उत्तम मुझको बताएंगे क्या आप लोग फटाफट? ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? 2 सिचुएशन है। फर्स्ट सिचुएशन में इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट में क्या करना है? ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। नंबर 2, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड हाउ द मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज, इंक्वायर एनी इवेंट्स रिक्वायर्स एडजस्टमेंट। नंबर 3 क्या कहता है? नंबर 3 क्या कहता है? यू हैव टू रीड द मिनट बुक्स। नंबर 4 क्या कहता है? रीड द लेटेस्ट इंटरिम सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इसमें से आपको कहीं दिखता है कि कोई इवेंट में एडजस्टमेंट जरूरी है तो वो रिफ्लेक्ट किया गया है या नहीं। दूसरा तो एडजस्टमेंट हो या नहीं हो आपने डिस्कशन करना है। अमेंड करने वाले हो तो हाउ यू इंटेंड टू अमेंड इट, खत्म।